हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर के वेव्स एंड ऑक्सीलेशन चैप्टर के सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज तीसरे लेक्चर में हम सरल लोलक का आवर्तकाल, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, द्रव में तैरते बेलन की गति, पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति, पानी से भरे यू ट्यूब की एक भुजा में थोड़ा दबाकर छोड़ने पर पानी के तल की गति, ये सभी गतियाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं। इसे आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यह सरल आवर्त गति है? अगर सरल आवर्त गति है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसे आप देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए इस फिगर में आप देखें कि एक L लंबाई की डोरी में m द्रव्यमान का एक पिंड बंधा हुआ है जो अपनी मीन पोजीशन Q के थोड़ा सा पीछे या आगे ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो यह सरल आवर्त गति करने लगता है। जब यह किसी समय बिंदु P पर होगा तो इसमें डोरी की ओर लगने वाला तनाव T1 होगा तथा इसका भार mg नीचे की तरफ होगा। अगर यह कोण थीटा है तो mg के साथ यह जो लाइन है, इस लाइन का भी यह कोण होगा थीटा। अगर mg को कंपोनेंट में हम यहाँ पर विभक्त कर दें तो यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। कंपोनेंट T1 और mg cos थीटा का जो डिफरेंस होगा, इससे इस कण को आवश्यक अभिकेंद्र बल इस पथ पर चलने के लिए मिलता है तथा mg sin थीटा, यह बल इस पिंड को इसकी साम्य स्थिति Q की तरफ लाने का प्रयत्न करता है। अर्थात mg sin थीटा यहाँ पर प्रत्यानयन बल का कार्य करेगा। तो इस पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F, जो इसे इसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, F इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा। कोणीय विस्थापन थीटा अत्यंत सूक्ष्म है, अतः साइन थीटा को थीटा अर्थात साइन थीटा इक्वल्स टू उस फिगर से PQ अपान OP, तो x अपान L। अब x अपान L यह वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें तो F इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा की जगह पर मिल जाएगा माइनस mg x अपान L। तो F इक्वल्स टू माइनस mg अपान L इंटू x। न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल्स टू ma से यदि गोलक का त्वरण अल्फा है तो जो लगने वाला बल है m अल्फा होगा, या F इक्वल्स टू m अल्फा इसके बराबर होगा। तो m अल्फा इक्वल्स टू माइनस mg अपान L इंटू x, ये रखेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस g बाई एल इंटू एक्स। g अपान एल यहाँ पर नियत है, इसलिए अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, अर्थात लगने वाला त्वरण विस्थापन के विपरीत और अनुक्रमानुपाती है। अतः गोलक की गति सरल आवर्त गति होगी। गोलक की गति सरल आवर्त गति है। अब अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर इसे कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपान एल होगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट जी अपान एल। लेकिन आवर्तकाल के लिए फार्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अपान ओमेगा। इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे, तो ओमेगा मिला था अंडर रूट जी अपान एल, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये एल ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अर्थात इस सरल लोलक का आवर्तकाल टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इस सरल लोलक में आवर्तकाल के सूत्र में आप देख रहे हैं कि कहीं पर द्रव्यमान नहीं आया है। तो जब द्रव्यमान नहीं आया है तो इसका मतलब है कि सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, और साथ ही साथ यह पदार्थ पर, यानी गोलक किस पदार्थ का बना हुआ है, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। तो गोलक जो है छोटा हो या बड़ा हो,
गोलक भारी है, हल्का है, सरल लोलक के आवर्तकाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर लोलक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ा दें तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसी तरह से जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। टी प्रोपोर्शनल 1/√g होगा, तो जी की वैल्यू अगर घटेगी तो टी बढ़ेगा और जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी घटेगा। इस तरह से अगर सरल लोलक को अगर हम सपोज कर लीजिए कि जो है लोलक वाली घड़ी है, इसको अगर पहाड़ों पर लेकर चले जाएं तो पहाड़ों पर जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। जब जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो जो दोलन वाली घड़ी है वह इस पृथ्वी सतह की तुलना में सुस्त हो जाएगी, यानी घड़ी जो है पीछे हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई L तथा उस स्थान पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। साथ ही साथ यह कोणीय आयाम पर भी निर्भर करता है। कोणीय आयाम का मान यहां पर कम लिया जाता है, जैसे कि शुरू में बताया गया कि थीटा की वैल्यू 8 to 15 डिग्री ही होनी चाहिए। उससे अधिक के लिए यह जो मान है यह करेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है। अगला है अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल। अनंत लंबाई के सरल लोलक का, तो अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले फार्मूले में हम जो है एल की वैल्यू अनंत कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहां पर होगा क्या कि मान लिया हमने कि एम द्रव्यमान का एक गोलक है अनंत लंबाई का जो लटकाया गया है। लंबाई अनंत होने के कारण दोनों की जो स्थितियां हैं, जैसे कि ये दिखाया गया था कि ये लटकाया गया था, तो जब लटकाया गया था और इसे विस्थापित कर दिया गया, जब विस्थापित कर दिया गया तो यह बी पर चला गया। बी पर जब गया है तो यहां से जो इसका विस्थापन है यह एक्स है। अब इसका जो भार है पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा, तो एम जी पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। अगर इस एम जी के यहां पर हम दो घटक कर दें, एक घटक होगा बी ए दिशा में और एक घटक होगा इसके नीचे की तरफ, तो जो घटक ए की दिशा में आएगा वह होगा एम जी कास थीटा। और इस पिंड को जब विस्थापित किया गया है तो यह एक्स दूरी बी से ए जो ले आएगा यह प्रत्यानयन बल होगा। अर्थात इस पिंड बी पर, यानी पिंड पर जो बिंदु बी पर है जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है, यह प्रत्यानयन बल F इक्वल्स टू माइनस एम जी कास थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी कास थीटा। ये मिल गया। यहां पर भी कोणीय विस्थापन छोटा है, इसलिए कास थीटा की वैल्यू हम ए बी अपान ओ बी ले सकते हैं। ए बी की वैल्यू एक्स और ओ बी पृथ्वी के रेडियस के बराबर है, तो कास थीटा इक्वल्स टू एक्स अपान आर ई। इस कास थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी कास थीटा और कास थीटा की जगह पर हो गया एक्स अपान आर ई। तो एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी अपान आर ई इंटू एक्स। दिए गए पिंड, सतह और पृथ्वी के लिए एम जी अपान आर ई की वैल्यू नियत हो गई। तो आप कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, या गोलक का त्वरण अगर अल्फा है तो एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ इक्वल्स टू एम अल्फा, तो एफ इक्वल्स टू एम अल्फा ये दोनों इक्वेट कर देंगे, तो यहां से एम अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी अपान आर ई इंटू एक्स। एम कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी अपान आर ई इंटू एक्स। और इसमें जी अपान आर ई की जो वैल्यू है यह नियत है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, अर्थात पिंड पर लगने वाला जो त्वरण है वह त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में और अनुक्रमानुपाती है, अर्थात उसे हमेशा साम स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। तो अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स है, अर्थात गोलक की गति सरल आवर्त गति होगी। अब जब यह सरल आवर्त गति होगी तो अल्फा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपान आर ई, तो ओमेगा हो गया अंडर रूट जी अपान आर ई। लेकिन आवर्तकाल का जो फार्मूला है टी इक्वल्स टू 2 पाई अपान ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपान जी। अर्थात
अनंत लंबाई के सरल लोलक के लिए लोलक की जो लंबाई होगी वह जो प्रभावी लंबाई है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो अगर इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर आर ई अपान जी, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2, ये पाई 3.14 और ये आर ई की वैल्यू 6.4 10⁻6 मीटर अपान जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर 6.28 और यहाँ 10⁻6 का रूट से बाहर करेंगे तो हाफ हो जाएगा 10⁻3 और 6.4 अपान 9.8 को सिंप्लीफाई करने पर 4√2 इंटू 1/7। अब इसे मल्टीप्लाई करने पर आता है 5075 सेकेंड, यानी 5075 सेकेंड। और इसे अगर 60 से भाग दे दें तो यह मिनट में आ जाएगा, तो 84.6 मिनट। अर्थात अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? 84.6 मिनट होता है। द्रव में तैरते बेलन की गति, जैसे आपने देखा होगा कि पानी में अगर कोई केन या फिर जो है कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई गुटका अगर हम फेंकते हैं तो वह अंदर की तरफ दबता है और फिर ऊपर की तरफ आता है उसके उत्क्षेप की वजह से। अगर इसी तरह से किसी खोखले बेलन को, अगर कोई खोखला बेलनाकार बर्तन है उसे, जिसका कि द्रव्यमान m है, परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वह a है और रो घनत्व वाले द्रव में अगर ये तैर रहा है तो इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं? द्रव का उत्क्षेप बल, जिसे कि बाइंड फोर्स कहते हैं, यह ऊपर की ओर और कितना होता है? जो बर्तन द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, और ऊपर की ओर होगा। तो यह वैल्यू होगी आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व और इंटू जी, तो ये भार हो जाएगा। तो आयतन गुणे घनत्व इंटू जी, ये भार हो गया जो कि उसके mg भार के बराबर होगा। और इस v को क्या लिख सकते हैं? आयतन, आयतन बराबर हो गया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो a इंटू एल, तो a इंटू एल रो जी इक्वल्स टू mg। अगर यहां g से g कैंसिल कर दें तो m इक्वल्स टू a l रो। बर्तन का जो भार है mg वह नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अब इस तरह से अगर इस बेलन को ऊपर से थोड़ा सा दबा करके और छोड़ दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि वह बर्तन उस पानी में ऊपर नीचे गति करने लगता है। जैसे अगर इसे दबा करके छोड़ दें तो यह इसमें ऊपर नीचे गति करने लगता है। अब सपोज कर लीजिए कि इसको y डिस्प्लेस किया गया था नीचे की तरफ, तो अब इसकी जो टोटल लंबाई है ये लंबाई हो गई l प्लस y। तो बर्तन पर जो नेट बल है वह बल अब हो गया आयतन गुणे घनत्व गुणे जी प्लस mg उसका भार। तो ये हो गया माइनस ए एल रो जी माइनस ए वाई रो जी प्लस mg। अभी इक्वेशन 1 में आपने देखा कि ए एल रो जी mg के बराबर है, ये माइनस साइन है और ये प्लस, तो mg और माइनस ए एल रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा F इक्वल्स टू माइनस ए वाई रो जी। बर्तन में जो लगने वाला त्वरण है ऊपर नीचे गति के दौरान, कोणीय त्वरण या त्वरण है, यह फोर्स अपान मास, फोर्स है माइनस ए वाई रो जी अपान द्रव्यमान m। अभी इक्वेशन 1 में मिला ए एल रो, डिवाइड कर देंगे, a कैंसिल, इसके बाद रो कैंसिल, तो मिल गया माइनस जी अपान एल इंटू वाई। जी और एल नियत है, y पर डिपेंड करेगा, तो अगर g और l को नियत ले लें तो अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस y, अर्थात विस्थापन के विपरीत दिशा में और अनुक्रमानुपाती है। इस तरह से इस बेलनाकार बर्तन की गति सरल आवर्त गति होगी। और अगर यह सरल आवर्त गति होगी तो इसका आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और उस दोलन की आवृत्ति कितनी होगी? तो आवृत्ति क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, तो n इक्वल्स टू 1 बाई टी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी अपान एल। यह उस बर्तन की दोलन की आवृत्ति हो जाएगी। अब इसी तरह से पृथ्वी के आर पार किए गए काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति, पृथ्वी के अंदर एक अगर सुरंग बना दी जाए जो इस पार से उस पार तक हो, केंद्र को छोड़ करके,
तो अगर यह सुरंग है ए बी और जो पिंड है वह पिंड किसी समय यहां से छोड़ा गया, जब छोड़ा गया तो वह पिंड पी पर है। तो अब यहां पर इस पिंड पी पर जो m द्रव्यमान का है उसका भार जो है mg डैश केंद्र की ओर कार्य करेगा। g डैश सतह पर g लिया जाता है इसलिए यहां पर g डैश लिया गया, mg डैश वह केंद्र की ओर कार्य करेगा। अब जब यह पिंड नीचे की तरफ गिरता जाएगा तो होगा क्या कि इस पर mg डैश का जो घटक है mg डैश कास थीटा यह c की तरफ लगेगा और जब c से नीचे की तरफ जाएगा तो mg डैश कास थीटा ऊपर की ओर लगेगा। अतः यहां से गिरने वाला पिंड जब C पर पहुंचेगा तो उसका वेग अधिकतम होगा और जब C से नीचे जाएगा तो उसका वेग घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका वेग शून्य हो जाता है और वह फिर ऊपर की तरफ गति करने लगता है। जब ऊपर की तरफ गति करता है तो जब यह C पर पहुंचता है तो फिर उसका वेग अधिकतम हो जाता है और यहाँ पर बिना रुके फिर वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर उस पर विरोधी बल काम करने लगता है और उसका वेग घटने लगता है और फिर पी पर जाकर के शून्य हो जाता है और फिर नीचे आता है। इस तरह से वह सी के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, यानी ऑक्सीलेट करने लगता है। अब हमें यहां पर इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र निकालना है। तो यहां पर इस चित्र के अनुसार बिंदु P पर पिंड का जो भार होगा mg डैश और इस पिंड और पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर जो भार है यानी दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, अर्थात mg डैश इक्वल्स टू जी mm बाई आर स्क्वायर और इसकी दिशा किधर होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो अगर r त्रिज्या का जो गोला है, r त्रिज्या का जो गोला है उसका द्रव्यमान, ये स्मॉल r, ये जो है स्मॉल r त्रिज्या का गोला, ये वैल्यू जो है ये स्मॉल r है। r त्रिज्या के गोले का जो द्रव्यमान है यह 4/3 पाई r क्यूब होगी और पृथ्वी का जो टोटल द्रव्यमान है यह me 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो होगी। तो अब इस स्मॉल r और कैपिटल R में हमें संबंध चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो वैल्यू है m/me का जो अनुपात है तो 4/3 पाई r क्यूब रो 4/3 पाई r क्यूब बाई रो, ये जो 4/3 पाई ऊपर नीचे कट जाएगा, रो कट जाएगा, r क्यूब अपान r क्यूब, तो m इक्वल्स टू हो गया, ये me उधर चला जाएगा तो इस तरह से मिल जाएगा m इक्वल्स टू me r अपान r पावर 3। तो mg डैश की वैल्यू अब कितनी होगी, gm अपान r स्क्वायर इंटू g डैश की वैल्यू, तो g डैश की वैल्यू हमें मिली r अपान r का क्यूब। अब gme अपान re, gme अपान re स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। ये जो वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। तो जो gme अपान re स्क्वायर है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं g और mr अपान re, तो इस तरह से g डैश की वैल्यू g इंटू r अपान re, क्योंकि m और m यहां से कैंसिल हो जाता है, तो ये g डैश की वैल्यू हो गई। अब pc दिशा में फिगर से अगर आप देखें तो फिगर से जो आप देख रहे थे तो pc दिशा में, pc किधर है, नीचे की तरफ है, इस दिशा में जो लगने वाला बल था F इक्वल्स टू माइनस mg डैश कास थीटा, यहां पर वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो जब यहां पर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये देखिए F इक्वल्स टू माइनस mg कास थीटा और इक्वल्स टू mg और कास थीटा की जगह पे ये जो वैल्यू यहां से आई थी g इंटू r अपान re, ये पुट कर लेते हैं तो इस तरह से मिल गया mg x अपान re। तो m अल्फा जो है ये हो गया माइनस mg x अपान re, क्योंकि प्रत्यानयन बल है तो विस्थापन के विपरीत होगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस g x अपान re, g अपान re को एक साथ रखेंगे और x को अलग, तो अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस x, अर्थात जो गिराया गया पिंड है उस पिंड की गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी। और इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल के लिए जो फार्मूला होगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट re अपान जी
और ये वैल्यू पुट करेंगे जैसा कि अभी अनंत लंबाई के सरल लोलक के लिए निकाला तो 84.6 मिनट आता है, तो इसके लिए भी 84.6 मिनट आ जाएगा। अब इसी तरह से है पानी से भरे यू ट्यूब की एक भुजा में थोड़ा दबाकर छोड़ने पर पानी के तल की गति। तो पानी के तल की गति क्या होगी? अब यहां पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि यह P और पानी से भरे यू ट्यूब की एक भुजा में, यानी यू आकार की एक ट्यूब भरा हुआ परखनली टाइप का है ये, इसमें एक भुजा में थोड़ा दबाकर अगर छोड़ दें तो पानी के तल की गति कैसी होगी? तो मान लिया कि एक ये यू आकार की नली है, इसमें D घनत्व का द्रव भरा हुआ है। नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और नली से भरे द्रव का द्रव्यमान m तथा जब यह साम्यावस्था की स्थिति में है तो इसकी ऊंचाई यहां से ये h है। अब ये जो P और Q दोनों भुजाएं हैं, तो P भुजा में द्रव के तल को y दूरी यानी ये स्थिति ऐसी यहां पर है साम्यावस्था की स्थिति, यहां से यहां तक ये y दूरी, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जब इसको ये डिस्प्लेस करते हैं तो यह नीचे की तरफ दबाव डालता है और पास्कल के नियम से यह ऊपर की तरफ, ये आगे की तरफ ये बढ़ जाता है। फिर जैसे ही इसको छोड़ते हैं तो फिर यह 2y यानी y ये और y ये 2y वाटर कॉलम लेंथ के भार के बराबर यह नीचे की तरफ फिर फोर्स लगाता है और इस तरह से यह फिर माध्य स्थिति के नीचे आता है और फिर इसको पुश करता है, फिर ये इधर जाता है। इस तरह से इसकी जो गति होती है इस माध्य स्थिति के दोनों ओर ऊपर नीचे गति करने लगता है। तो क्या यह गति सरल आवर्त गति होगी? अगर सरल आवर्त गति होगी तो इसके टाइम पीरियड का आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा? तो इसमें जो प्रत्यानयन बल है, यह प्रत्यानयन बल किसके बराबर है? प्रत्यानयन बल आप देख रहे होंगे कि F इक्वल्स टू माइनस 2YA इंटू D इंटू G। 2y वाटर कॉलम लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये हो गया आयतन गुणे घनत्व, ये द्रव्यमान हो गया इंटू G। तो प्रत्यानयन बल हो गया F इक्वल्स टू माइनस 2YADG। अब इसमें से हम y को बाहर करके F इक्वल्स टू माइनस 2ADG के फॉर्म में लिख लेंगे। अब 2ADG दिए गए द्रव के लिए नियत है, या जो सेटअप हो उसके लिए नियत है। तो F प्रोपोर्शनल माइनस y, F प्रोपोर्शनल माइनस y यानी त्वरण भी विस्थापन के विपरीत और अनुक्रमानुपाती है। अतः नली में द्रव की जो गति होगी वह सरल आवर्त गति होगी। नली में भरे द्रव का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व, तो आयतन A इंटू H एक नली, इसी तरह से D से आपने गुणा कर दिया तो यह आयतन गुणे घनत्व हो गया। अब AH ये जैसे यहां से यहां तक एक नली के लिए, एक नली में AHD हुआ तो इधर वाले में भी उतना ही होगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये ट्वाइस टाइम्स AHD हो गया। अब इसमें जो त्वरण अल्फा है वह प्रत्यानयन बल बटा द्रव्यमान, तो माइनस 2AYDG बाई AHD। अब इसमें से जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 2A कैंसिल और D भी कैंसिल, तो माइनस G अपान H इंटू वाई। अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस वाई यहां से मिल गया। G और H दिए हुए पैरामीटर के लिए कांस्टेंट है और अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर यहां से आप कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू G अपान H या ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट G अपान H हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई अपान ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां से रखेंगे अंडर रूट G अपान H से, तो H बाई G हो जाएगा। तो द्रव की गति का दोलन काल हो गया T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट H बाई G। अब इस स्थिति में आवर्तकाल नली के परिच्छेद क्षेत्रफल, माने नली कितनी चौड़ी है या नली कितनी पतली है,
तथा द्रव कौन सा भरा हुआ है, दो द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो जो आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर करेगा, पानी जो नली में भरा गया है तो साम्यावस्था की स्थिति में कितना हाइट तक उसमें पानी भरा हुआ है, तथा गुरुत्वीय त्वरण सिर्फ इन्हीं दोनों फैक्टर पर निर्भर करता